गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे फ्री फॉलिंग के बारे में कि फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है। जब कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है, जब कोई बॉडी अर्थ की ओर गिर रहा होता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत, तो उस बॉडी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे समझ लीजिए कि एक स्टोन हम इतना ऊंचाई तक उठाए और ऐसे छोड़ दिए, सिर्फ छोड़ दिए, वो जो गिर रहा होगा वो बॉडी अर्थ की ओर, तो वो किस में आएगा? फ्री फॉलिंग बॉडी में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो होता है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्रिएट होता है वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट करके गैलीलियो साहब ने बताया। उन्होंने क्या किया, पीसा के मीनार से एक बड़ा स्टोन और एक छोटा स्टोन गिराया। देखा क्या कि दोनों में स्टोन जो है वो जमीन पर एक साथ रख रहा है। इससे ये पता चला कि अर्थ जो किसी चीज को अपनी ओर खींच रहा होता है या फ्री फॉलिंग के अंदर के तहत अगर कोई भी बॉडी गिर रहा है तो वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के और भी बताया गया था। एक वैक्यूम ट्यूब लिया, उसमें से हवा निकाल दिया गया और उसके अंदर एक स्टोन और एक क्या रख दिया गया है, एक पर रख दिया गया है, यानी किसी जानवर का ये पंख जिसको कहते हैं वो रख दिया गया और उसको पलटा गया। देखा क्या कि दोनों स्टोन और पंख दोनों उस जमीन यानी नीचे एक साथ आकर के गिरा। इससे ये पता चला कि स्टोन ज्यादा भारी है और पंख जो है वो हल्का है, फिर भी दोनों एक साथ गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉलिंग के तहत गिर रहा होगा तो उसके अंदर क्रिएट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा चीज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मास और वेट अलग अलग चीज है। हम लोग कहते हैं वेट कर दीजिए, नहीं, इसका वेट अलग चीज होता है, मास अलग चीज होता है। वेट जो मास जो होता है बाबू, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेन होता है, जो क्वांटिटी होता है मैटर का, वो उसका कहलाता है मास। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम कोई बॉडी है और हमारे अंदर जितना भी मैटर क्या होता है का क्वांटिटी होगा वो हमारा मास होगा, वो हमारा क्या होगा? मास होगा। और मास को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे वेट किसको कहते हैं। वेट क्या होता है, यानी अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है तो वो फोर्स उस बॉडी का मास वेट कहलाता है। वो फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। और वेट क्या है? वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है न्यूटन। यानी वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और इसके बारे में और क्या बताएं हम कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम इसमें डिफरेंस आज बताने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नहीं, हम ये पहले कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? पहले रुक जाइए 2 मिनट, यहाँ पे हम लिख देते थोड़ा ये। डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में कह रहा है डिफरेंस निकालने के लिए। तो क्या होगा? तो देखिए,
ये स्मॉल जी हो गया, ये कैपिटल जी हो गया, ठीक है। स्मॉल जी होता है वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या आता है, रुक जाओ, बॉक्स बड़ा बनाने को। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस नाम से जाना जा रहा है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, जी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर केजी मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तीसरा, ये जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू जो होता है वो बदलता रहता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इट्स वैल्यू will be changed according the earth। एक चीज बता रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पोल कहलाता है, ये पोल हो गया और ये हमारा इक्वेटर हो गया। पोल पे इसका जी का वैल्यू ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कोई जी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये। दूसरा, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट बदलता नहीं है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है जनरली, इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होता है,
its value is 1.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी इतना डिफरेंस है कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो यही जवाब देंगे कि स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और कैपिटल जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा बात, स्मॉल जी जो होता है वो उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बात बता दे, स्मॉल जी का वैल्यू वेरी करता रहता है। अगर पोल पे होगा, अर्थ के पोल पे होगा तो उस समय उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, जब वो इक्वेटर पे होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा। यानी इसका वैल्यू जो है बदलता रहता है। दूसरा कि जी का वैल्यू जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट, कभी बदलता नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज हम इसके बाद हम लोग ये बताएं कि जनरली स्मॉल जी का वैल्यू जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू हम लोग जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं, 1.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मास और वेट में डिफरेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट दो अलग अलग चीज है। इस दोनों के बीच में हमको पहला डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप। ये होगा आपका मास और ये आपका होगा वेट। मास के पहले पॉइंट में हम ये बोलेंगे, मास क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body is called mass of that body। उस बॉडी का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो मौजूद होता है, क्या चीज क्या मौजूद होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर उसके अंदर कितना मौजूद है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। इसके पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, वेट में, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ फ्रॉम ऑन द बॉडी फ्रॉम इट्स यानी टूवर्ड इट्स सेंटर, यानी अर्थ किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने के लिए या खींचने के लिए, वो फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। या सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ on the body towards its center।
towards its center is called weight of that body. यानी अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करती है उस बॉडी पे, वो फोर्स उसका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। दूसरा चीज, मास जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या होता है? यूनिट किलोग्राम होता है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी, किलोग्राम। its unit is न्यूटन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एन से, ठीक है। फोर्थ, मास जो होता है किसी भी बॉडी का बदलता नहीं है, मगर वेट जो है बॉडी का बदलता रहता है। अगर जमीन मैदानी इलाके में किसी बॉडी का वेट करिएगा तो वो कम होगा, नहीं ज्यादा होगा, और जब आप पहाड़ पे जाकर के उसी बॉडी का वेट कीजिएगा तो वो कम हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ पे क्या होता है, अर्थ जो है यानी ऊंचाई बढ़ने पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम जाता है, जैसे जैसे नीचे होता है तो वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होगा? अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। अब एक बात बताइए कि कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है और कोई बॉडी पहाड़ पे है, तो अर्थ के सरफेस पे यानी मैदानी इलाका में तो वहां पर सेंटर से उसकी दूरी कम है, इसीलिए इस यानी अर्थ के सरफेस पे उसका मास वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब वो बहुत ऊंचाई पर होगा पहाड़ी इलाका में तब उसका वेट करेंगे तो वो अर्थ के सेंटर से दूर है, इसीलिए उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं है, मगर वेट जो है वो बदलता रहता अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसमें its value is changed according to the distance of center of the earth। ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है, कोई बॉडी अर्थ के सेंटर से नजदीक होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, और कोई बॉडी अर्थ के सेंटर से ज्यादा दूरी पर है तो उसका वेट कम होगा। ठीक है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। ये मास और वेट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग बताने जा रहे हैं बाबू कि किसी बॉडी का मास अर्थ पे और किसी बॉडी का मास मून पे
कितना होगा? तो हमको पता है कि किसी बॉडी का मास अर्थ पे जितना होगा मून पे उसका 1/6 पार्ट होगा। समझ लीजिए कि अगर किसी बॉडी का मास जमीन पे यानी अर्थ पे 42 के न्यूटन का है, कितना है? 42 न्यूटन का है, तो वहां पे यानी 42 केजी का है, तो वहां कितना हो जाएगा? 7 केजी का होगा, यानी जस्ट उसका 6 पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। To prove that the mass of earth, the mass of body on the earth is 1/6 mass of the body on the moon। यानी किसी भी बॉडी का मास अर्थ पे जितना है उसके 1/6 पार्ट के मास के बराबर होगा मून पे। ये हमको प्रूफ करना है। आते हैं सॉल्यूशन में। देखो बाबू, हम कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ द अर्थ। आपको मालूम है मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू कितना मालूम है? अर्थ इक्वल टू कितना मालूम है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ मालूम है? रेडियस ऑफ द अर्थ मालूम है कितना? 6.37 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ये मालूम है? ये मान के वेट लिख दीजिए, WEIGHT, वेट। एक बात बताइए, अर्थ पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? F इक्वल टू G/d²। ठीक है, एक बात बताइए, जी का वैल्यू कितना? जी को जी ही रहने देते हैं। मास ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है? 5.98 इंटू 10⁻24 बाई d² 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। फिर मास ऑफ द मून पहले देखते हैं। मास ऑफ द मून कितना है? मास ऑफ द मून है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। और रेडियस ऑफ द मून होता है 1.74 इंटू 10⁻6 kg। तो इस पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना होगा? F इक्वल टू Gm/d²। दैट मीन्स r²। G का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है तो G ही रहने देते हैं। और M का वैल्यू यहाँ कितना है? 7.36 इंटू 10⁻22 बाई d² यानी 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर।
ये फोर्स क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। यानी किसी बॉडी का वेट अर्थ पे कितना है तो इतना के बराबर है। किसी बॉडी का वेट मून पे कितना है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून। यानी किसी बॉडी का वेट अर्थ पे कितना होगा, इतना होगा, और किसी बॉडी का वेट मून पे कितना होगा, इतना होगा। तो हम लिखते हैं WE/WM इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी किसी बॉडी का वेट अर्थ पे कितना है, इतना है, तो लिखेंगे G इंटू 5.98 इंटू 10⁻²4 बाई इसका कितना है 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई वेट ऑफ द मून कितना है, ये है G इंटू 7.36 इंटू 10⁻22 बाई इसका कितना है 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये G से ये G कट जाएगा तो वेट ऑन अर्थ वेट ऑन मून इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.98 इंटू 10⁻24। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 1.7 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 7.36 इंटू 10⁻22। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वो क्या आएगा मालूम है, वेट ऑफ अर्थ बाय वेट ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होगा 6m हो जाएगा, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/6 वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू वेट ऑफ मून। ये प्रूफ करना था कि किसी बॉडी का मास जो होगा वो अर्थ पर जिसका उसका मास जितना होगा उसका 1/6 पार्ट के बराबर होगा मून के, ठीक है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए कि किसी भी बॉडी का मास अर्थ पे जितना होता है उसका वेट जो है मून पे 1/6 पार्ट होता है। अगर किसी भी बॉडी का वेट अगर यहाँ 42 न्यूटन है तो वहां क्या हो जाएगा 6 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में डिस्कस किए और ग्रेविटेशन का समेटिव 1 का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है और हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल कल देखेंगे। उसके बाद जो अगला सिलेबस है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही। तो अगला चैप्टर जो है वो अभी आपका समेटिव 2 का है, जैसे उसमें पढ़ना है थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, फ्लोटेशन के बारे में और बायोन्सी के बारे में, ये सब जो पढ़ना है वो हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस है, तो वो सेकेंड टर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग को कुल मिला करके इतना पढ़ना था। हम लोग को पढ़ना था फर्स्ट समेटिव 1 में किसके बारे में पढ़ना था, मोशन के बारे में पढ़ना था, उसके बाद किसके बारे में पढ़ना था, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना था, उसके बाद क्या पढ़ना था, ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ना था। तो ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद थर्स्ट और प्रेशर हम लोग का समेटिव 2 का है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स में हम जो है फिजिक्स में रिवीजन भी कर देते हैं, रिवीजन में क्या क्या सब पढ़ा गया उसको कंक्लूड कर देंगे। जैसे फर्स्ट लेसन को क्या पढ़े उसको कंक्लूड करेंगे, उसका न्यूमेरिकल अगर होगा तो वो भी बना देंगे। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।